तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर नहीं, पॉलिटी का सेशन है। और आई थिंक पॉलिटी का ये चौथा या पांचवा नंबर का सेशन होगा। पॉलिटी का शुरुआत किए थे हम लोग अनुसूची के साथ, फिर अनुसूची के बाद भाग का सेशन देखे, भाग के बाद भाग 1 देख चुके, भाग 2 देख चुके, और आज हम लोग शुरू करते हैं भाग 3। ठीक है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे संविधान में भाग 3 जो है संबंधित किससे है? मौलिक अधिकार से। तो आज हम लोग देखते हैं अधिकार, और अधिकार में भी कई प्रकार के अधिकार, और उन कई प्रकार के अधिकारों में अपना मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले तो आप ये देखना नॉर्मली कि इंसान को, ठीक है, किसी भी जीव को कितने प्रकार का अधिकार दिया गया है? तो 4 प्रकार का अधिकार दिया गया है। किसी भी जीव को कितने प्रकार का अधिकार दिया गया है? 4 प्रकार का। जैसे सबसे पहला अधिकार जो आ जाएगा प्राकृतिक अधिकार। सबसे पहला कौन सा अधिकार आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका प्राकृतिक अधिकार। दूसरे नंबर पे जो आता है ये आता है आपका मानव अधिकार। जैसे प्राकृतिक अधिकार में क्या हो गया? आप सांस ले रहे हो, है ना, आप जीवित हो, आप जैसे ही इस दुनिया में आए आपका एक जीवन का क्रिया चलना शुरू हो गया, वो क्या हो गया? आपका प्राकृतिक अधिकार। मानव अधिकार, आप नाम सुने हो, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानवाधिकार आयोग होता है। अगर किसी भी इंसान के साथ, मान लो कि वो इंसान कितना भी अपराधी श्रेणी का हो, लेकिन आप उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते हो। अगर गलत करोगे तो मानव अधिकार आयोग आपके पास आ जाएगा। तो मनुष्य के भी कुछ अधिकार होते हैं कि अगर कोई आदमी कुछ गलत काम किया है तो उसको कानूनी आधार पर सजा दिया जा सकता है, ना कि आप उसके साथ कुछ गलत काम करोगे। तो 2 प्रकार का अधिकार हुआ, प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार। और नंबर तीसरे पे आता है वो कौन सा अधिकार है? वो है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ पे इसका चर्चा किया गया? तो इसका चर्चा किया गया है संविधान में। मतलब संविधान के अनुसार व्यक्तियों को जो अधिकार दिया गया है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार के बाद कौन सा अधिकार आता है? कानूनी अधिकार। जो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये कानून के अनुसार, कानून के द्वारा दिया जाता है। आप देखते हो कि मौलिक अधिकार को छोटा करना होता है, मौलिक अधिकार को कमजोर करना होता है, तो क्या कर दिया जाता है? यहाँ से उठा करके कहाँ डाल दिया जाता है? कानूनी अधिकार में। याद है आपको? संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 मनुष्य को संपत्ति का अधिकार देता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कहाँ डाल दिया गया? तो ये कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। तो याद रखिएगा, पहले तो हम लोग क्या देखे कि अधिकार के 4 प्रकार हैं, प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, देन कानूनी अधिकार। अब हम लोग चलते हैं कि हमारे संविधान में किस प्रकार के अधिकार का चर्चा किया गया। तो हमारे संविधान में चर्चा किया गया किस प्रकार के अधिकार का? मौलिक अधिकार का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल राइट, है ना, फंडामेंटल राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिएगा कि आखिर ये डिस्कशन, ये शुरुआत कहाँ से हुआ कि भाई हम अपने नागरिकों को क्या देंगे? तो मौलिक अधिकार देंगे। तो देखो ये कहाँ से शुरुआत हुआ? ये शुरुआत हुआ आपका ब्रिटेन से, या कह लो आप आपका अमेरिका से, या कह लो आप फ्रांस से, या फिर समूचे कह लो कि यूरोपीय कंट्री से ये अधिकार शुरू हुआ। हुआ क्या था कि ब्रिटेन में जो है वहां का जो राजा था जिसका नाम था किंग जॉन जो था 1215 ईस्वी में अपने नागरिकों को दबाव में आने के बाद कुछ अधिकार दिए थे, और जो भी अधिकार दिया था ना उसको एक चार्ट पेपर पे लिख दिया था। जो भी अधिकार दिया था उसको एक चार्ट पेपर पे लिख दिया था, और यही चार्ट पेपर क्या कहलाता था? तो ये चार्ट पेपर कहलाता था मैग्ना कार्टा, है ना। क्या कहलाता था? मैग्ना कार्टा। और इसमें कई प्रकार के अधिकार का वर्णन किया गया था। किसके द्वारा? तो 1215 ईस्वी में किसके द्वारा? किंग जॉन के द्वारा। और किसको दिया गया? तो अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया। और यहीं से निकल के आया, धीरे धीरे लोग डेवलप जब होने लगे तो ये चीज कहे कि नहीं, राज्य जो होगा, राजा जो होगा, सरकार जो होगा, वो अपने नागरिकों को, ठीक है, जिसके द्वारा वो चुन करके आया है उसके लिए कुछ मौलिक अधिकार रखेंगे, जो अधिकार उनको दिया ही जाएगा एट एनी कॉस्ट, है ना। तो ये था आपका मैग्ना कार्टा। तो यहाँ से ये भी सवाल बनता है कि संविधान का, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भाग 3 को। तो अधिकार का बात जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, और किस ईस्वी से स्टार्ट हुआ? 1215 ईस्वी से। लेकिन यहाँ पर देखिएगा एक चीज और, यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कुछ नोट्स में कि विश्व में सर्वप्रथम फंडामेंटल राइट कब और किसने दिया? तो किसने दिया? ब्रिटेन ने दिया, है ना। कब दिया? 1215 ईस्वी में दिया। किस रूप में दिया? मैग्ना कार्टा के रूप में दिया। शासक का नाम क्या था? तो शासक का नाम था किंग जॉन, ठीक है। ये विश्व का बात कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से सुनो कि संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार किसने दिया? संविधान में। तो संविधान में जो सर्वप्रथम मौलिक अधिकार है ये कौन दिया? ये यूएसए दिया। कौन दिया? यूएसए।
बट यूएसए भी शुरुआत में नहीं दिया था। यूएसए का जो संविधान है ये कब लागू हुआ था? 1789 को। लेकिन संशोधन करने के बाद 1791 में किस नाम से? हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट के नाम से है, बट यूएसए में किस नाम से है? बिल ऑफ राइट्स, है ना? किस नाम से? बिल ऑफ राइट्स के नाम से यूएसए का मौलिक अधिकार है। ये चीज है, तो याद रखना कि विश्व में तो सर्वप्रथम ब्रिटेन दिया था, बट अगर आपसे पूछता है कि संविधान में सर्वप्रथम कौन दिया था, तो संविधान में कौन दिया था? यूएसए दिया था। और हमारे भारत में किस नाम से दिया जाता है? तो हमारे भारत में दिया जाता है मौलिक अधिकार के नाम से। चलो यहाँ पे देखना, देखिएगा संविधान में कहाँ पर चर्चा किया गया मौलिक अधिकार का? भाग 3 में, है ना? और भाग 3 को क्या कहते हैं हम लोग? मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा। अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से 35 के बीच हमारे संविधान में अलग अलग प्रकार के क्या चीज का चर्चा है? तो हमारे अधिकार का चर्चा है, मनुष्य के अधिकार का चर्चा है। प्रेरणा कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से प्रेरणा लिया गया कि भाई हम भी अपने नागरिकों को क्या देंगे? तो मौलिक अधिकार देंगे। क्या मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है? समझ रहे हो? वाद्य योग्य, इनफोर्सेबल। क्या मौलिक अधिकार जो है ये वाद्य योग्य है? वाद्य योग्य कहने का मतलब कि अगर राज्य, है ना, अगर राज्य आपसे आपका मौलिक अधिकार छीनता है, कम करता है, निलंबित करता है, तो क्या आपके पास अधिकार है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ? क्या आपके पास अधिकार है सीधा आप हाई कोर्ट जाओ? तो यही चीज क्या कहलाता है? वाद्य योग्य। मतलब राज्य जो है, सरकार जो है, वो हमसे हमारा मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता है, और अगर छीनेगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा हमारे लिए हर टाइम खुला हुआ है। यही हो गया वाद्य योग। अगर बात करें कि मौलिक अधिकार जो है ये किसको मजबूत बनाता है और किसको कमजोर बनाता है, तो मौलिक अधिकार जो है ये राज्य को प्रेशर देता है, राज्य को प्रेशर देता है कि आप अपने नागरिक को क्या करिएगा? इतना 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 अधिकार दीजिएगा। और जब आप बताओ कि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोला गया कि मौलिक कर्तव्य ये कहता है राज्य को कि आप अपने नागरिकों को ये सारे अधिकार दोगे, तो राज्य किसको दे रहा है? व्यक्ति को दे रहा है। इट मीन्स कि मजबूत कौन हो रहा है? तो व्यक्ति जो है मौलिक अधिकार के मामले में मजबूत है। इसका तुलना हम लोग करेंगे आगे जाकर के डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इस चीज को याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार से क्या होता है? व्यक्ति कमजोर होता है और राज्य के ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि आप अपने नागरिकों को ये सारे अधिकार दोगे, है ना? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। प्रेरणा कहाँ से? यूएसए से। वाद्य योग्य है ना? परिवर्तनीय है, व्यक्ति को मजबूत बना रहा है, राज्य को कमजोर बना रहा है। अगर और भी देखें तो सबसे पहले ब्रिटेन ने दिया था, बट संविधान में सर्वप्रथम किसने दिया? तो संविधान में जो था सर्वप्रथम कौन दिया? ये दिया आपका यूएसए। और यूएसए का जो है ये किस नाम से जाना जाता है? तो यूएसए में जाना जाता है बिल ऑफ राइट्स के नाम से। ठीक है, तो पहले तो आप इतना फैक्ट याद रखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। अब देखो कि आखिर भारत में कैसे मांग हुआ कि हमें हमारा मौलिक अधिकार चाहिए। आखिर कैसे मांग हुआ? तो देखो हुआ क्या ना कि हम लोग को पता है कि भारत में एक ब्रिटिश कंपनी आई थी, बहुत सारे आए थे, लेकिन एक ब्रिटिश कंपनी जो आया, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने भारत में को जितना हो सका लूटा, है ना? 1857 की क्रांति अगर आपको याद हो तो आप उसमें पढ़ते हो ना कि शिक्षित वर्ग उस क्रांति से दूर रहे थे, है ना? दक्षिण वर्ग का जो लोग था वो 1857 की क्रांति से दूर रहा था। क्यों दूर रहा था पता है आपको? इसलिए दूर रहा था ना क्योंकि शिक्षित वर्ग के दिमाग में था कि भाई आप देखो कि 1857 की क्रांति का नेता किसको बनाया गया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय को, है ना? और उस समय कोई भी भारत में मजबूत व्यक्ति का शासन नहीं था, राजा ही क्यों ना हो, बट कोई भी मजबूत नहीं था। सब अपने 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 उद्देश्य के लिए लड़ाई कर रहे थे, उद्देश्य के लिए झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, तो शिक्षित वर्ग देखा कि भाई हम लोग बहुत साल से राजतंत्र देखते आ रहे हैं, और पहली बार उन्होंने अंग्रेजों को देखा कि वो यहाँ पे एक्ट के माध्यम से काम कर रहे हैं। जैसे आप देखते हो 1773 का रेगुलेटिंग है, 1813, 1833, ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे एक्ट आ रहे हैं। तो पढ़े लिखे लोगों ने पहली बार देखा कि भाई वो एक्ट के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो उनको लगा कि नहीं, वो न्यूट्रल थे, वो ना तो अंग्रेज का साथ दे रहे थे ना भारतीयों का साथ दे रहे थे। वो चाहते थे कि अंग्रेज अगर भारत में है तो वो कानूनी माध्यम से बहुत सारे हम इनसे काम करवा सकें, अंग्रेजों के माध्यम से ही हम भारत में संवैधानिक कानून का विकास कर सकें। ठीक है, और धीरे धीरे आप देखो कि हम लोग प्रेरित होते गए। ब्रिटेन में देखे कि भाई वहां का राजा क्या करता है, अपने व्यक्तियों को नागरिक मौलिक अधिकार देता है। हम ये देखे कि अमेरिकन क्या कर रहा है, तो वो अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दे रहा है। तब यहाँ के लोगों में भी प्रेरणा जागा और बोला कि भाई हम लोग भी क्या चाहते हैं, हम लोग भी मौलिक अधिकार चाहते हैं। ठीक है, भाग 1 बात करता है राज्य और संघ के बारे में, भाग 2 बात करता है नागरिकता के बारे में, और भाग 3 बात करता है मौलिक अधिकार के बारे में। तो यहाँ पे देखो भारत में कब से मांग होना शुरू हुआ, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा कि भारत में
मौलिक अधिकार की मांग कब से शुरू हुई? तो ये देख लो कि कब से शुरू हुआ था, 1895 ईस्वी में ही। 1895 ईस्वी में ही लाल बाल पाल का जो एक बहुत ही महान नेता था, कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक स्वराज विधेयक लाया गया। एक स्वराज विधेयक लाया गया और 1895 में ही डिमांड किया गया कि भारतीयों को कम से कम मौलिक अधिकार तो मिलना चाहिए भाई, है ना। 1895 में बात किया गया स्वराज विधेयक के माध्यम से। उसके बाद देखिएगा आगे जाकर के 1925 में, आगे जाकर के 1925 में कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया के माध्यम से एक आयरिश महिला जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रही थी, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के द्वारा भी कहा गया कि हाँ भाई भारतीयों का अपना कुछ अधिकार होना चाहिए। एनी बेसेंट, ठीक है, पिट्टो है। एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया कि नहीं, भारतीयों को अपना मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद भी चलो, अभी तक ओरली बात हो रहा था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया। क्या? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा? जी नहीं। किनके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया? तो एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया और इसके माध्यम से कहा गया कि हाँ भाई भारतीयों को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद आएगा 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का हर साल कहीं ना कहीं अधिवेशन होता था, 1931 में कराची में हुआ था। और कौन थे इसके अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो कौन थे? तो कराची अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। आगे देखिएगा तो धीरे धीरे आपका ऐसा ही हो रहा था। उसके बाद फिर देखो, आपको पता होना चाहिए कि 1930, 31, 32 तीनों ईयर में क्या हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में, 31 में और 32 में, तीनों में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें 1931 में आपके गांधी जी भी गए हुए थे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंग्लैंड। और वहां पे गए तो वहां पे जो बात हुआ तो उसमें कहा गया कि भाई आप हमारे यहाँ आके शासन कर रहे हो, चलो हम आपको कोऑपरेट भी कर रहे हैं, बट आप हमारे लोगों को, आप भारतीय नागरिक को क्या दो? तो कम से कम मौलिक अधिकार दो। और ये कितने नंबर का गोलमेज सम्मेलन था? ये 2nd नंबर का गोलमेज सम्मेलन था। कहा गया कि भाई आप हमारे नागरिकों को मौलिक अधिकार दो। तो उस समय बात हुआ कि चलो भाई ठीक है, हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, अगर सही लगेगा तो फिर हम देंगे। लेकिन फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, टाइम आया 1935 और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम। 1935 में क्या हुआ था? एक अधिनियम आया। 1935 में एक अधिनियम आया जिसको हम लोग कहते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। और गांधी जी जिस तरीके से बात करके आए थे, बहुत सारे व्यक्ति लोग, बहुत सारे भारतीय लोग जिस टाइप से बात करके आए थे, उनको लगा था कि भाई अब जो अंग्रेज है ना, वो अब भारतीयों को मौलिक अधिकार देंगे। कब? तो 1931 में लगा था कि अब अंग्रेज जो है वो भारतीयों को मौलिक अधिकार देंगे। लेकिन हुआ क्या आपको पता है? 1935 जो भारतीय शासन अधिनियम आया था, इसमें कहीं पर भी फंडामेंटल राइट का चर्चा ही नहीं किया गया, कहीं चर्चा नहीं किया गया। तो फिर हुआ क्या? उसके बाद फिर लोग और भी विद्रोह करने लगे कि भाई आप हमारी बात नहीं सुन रहे। लेकिन फिर धीरे धीरे समय से ही बीतते रहा, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चलते रहा, बहुत सारे यहाँ पे जगह जगह पर बहुत सारे कदम उठाए गए। और फिर एक दौर आता है 1945 का। 1945 में एक कमिटी का निर्माण होता है, दैट इज तेज बहादुर सप्रू कमिटी, है ना। इसका क्या नाम था? इसका नाम था तेज बहादुर सप्रू कमिटी। और इसके माध्यम से कहा गया कि भाई 2 प्रकार का अधिकार होना चाहिए, 2 प्रकार का। और साथ में भारत के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, बेनिगल नरसिंह राव, इनके द्वारा भी कहा गया कि भाई हमारे संविधान में कितने प्रकार का मौलिक अधिकार होना, कितने प्रकार का अधिकार होना चाहिए? 2 प्रकार का। अब 2 प्रकार का कौन कौन होना चाहिए? तो देख लो भाई यहाँ पे कौन कौन। तो एक होना चाहिए परिवर्तनीय और एक होना चाहिए गैर परिवर्तनीय। मतलब एक होना चाहिए फंडामेंटल राइट, ठीक है, जो आपका तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। और एक होगा आपका कौन सा? DPSP के रूप में। मतलब कि फंडामेंटल राइट आपको ऐसा अधिकार देता है, जिस दिन से संविधान लागू होगा आपको वो अधिकार एट एनी कॉस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं देता है राज्य तो आप स्वतंत्र हो कहाँ जाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने के लिए। लेकिन DPSP क्या बोलता है कि भाई राज्य के पास जब संसाधन होंगे, राज्य के पास जब पैसे होंगे, तो वो ऑटोमेटिक आपको क्या करेगा? आपका अधिकार देगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आपका अधिकार देगा। और आप इसको लागू करवाने के लिए जबरदस्ती का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। 2 प्रकार के अधिकार का चर्चा किया गया। नॉर्मली ऐसा होता है ना, हमारा भी देखो, हम लोग इंसान है तो हमारा भी रिक्वायरमेंट होता है कि ये काम, मान लो आपके पास पैसा आया तो ये होता है कि नहीं ये काम हमको पहले करना है, वो बोला बाद में भी होगा तो चलेगा, है
ना। तो वैसा ही चीज था कि ये अधिकार जो है ये आपके जीवन से, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ, ये आपको एट एनी कॉस्ट उसी समय मिलेगा। और डीपीएसपी वाला जो था वो आपको चलो बाद में भी मिलता तो चलता, और वो अभी भी हो रहा है, सरकार के पास संसाधन आ रहा है तो आपको अधिकार मिल रहे हैं वो, ठीक ना। तो इस टाइप का बात रखा गया। उसके बाद देखिएगा फिर फाइनली जब हमारा संविधान सभा बना तो मौलिक अधिकार को लेकर के भी कमेटी का निर्माण हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसके मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के लिए जो कमेटी बना उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। तो ये तो हो गया पृष्ठभूमि कि भारत में कैसे डिमांड हुआ आपका संविधान का, संविधान के साथ मौलिक अधिकार का। तो बहुत सारे डिमांड के बारे में हम लोग देखे। अब आगे देखो, अब देखो कि क्या हुआ, हमारा संविधान बन गया है ना, अपना संविधान बन गया। और हमारे संविधान में देखो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार डाले गए, तो हमारे संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार डाले गए। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड देखो पहले का बात कर रहा है, इट मीन्स कि आगे कुछ तो बोलने वाला है। क्या बोलने वाला है कि पहले तो 7 प्रकार के अधिकार थे, बट वर्तमान में कितने प्रकार के हैं, तो वर्तमान में है 6 प्रकार के, वर्तमान में है 6 प्रकार के। तो भाई एक प्रकार का कहाँ चला गया, तो अनुच्छेद 31 कह लो या अनुच्छेद 19 का 1 का F कह लो, है ना। कौन कौन सा, देखो यहाँ लिखा भी है, अनुच्छेद 31 कह लो या 19 का 1 का F कह लो। इसमें क्या था बताओ, इसमें था आपका संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अब इसके तहत क्या किया गया, देखो मान लो कि मेरा संपत्ति है, ठीक है, मेरा संपत्ति है और सरकार रोड बना रहा है, सरकार सड़क बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, फ्लाईओवर बना रहा है, कारखाना बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, और उस जगह पे अगर मेरा घर आ रहा है तो मेरा घर का एरिया छोड़ के थोड़ी है कि रोड ऊपर से उड़ा के बना देगा या कारखाना ऊपर हवा में बना देगा, नहीं, उसको चाहिए वो एरिया। और जब तक संपत्ति का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार था तो कोई भी व्यक्ति मेरे अधिकार को, मेरे संपत्ति को टच नहीं कर सकता था। सीधा हमारे पास राइट था सुप्रीम कोर्ट जाने का, लेकिन वो लेना भी जरूरी था, कंपनसेशन उसके बदले में दिया जा रहा था प्रॉपर, राज्य के हित के लिए वो जरूरी था, देश के हित के लिए जरूरी था। तब क्या किया गया, 44वां संशोधन 1978 किया गया और बोला कि भाई आपका जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं देगा। ऐसा भी नहीं कि पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, नहीं, आपके मौलिक अधिकार को श्रेणी में चेंज किया जाएगा। मतलब ये होगा कि आपका जो मौलिक संपत्ति का अधिकार जो है ये अभी क्या है, मौलिक अधिकार, अब इस श्रेणी से इसको हटा दिया जाएगा और किस अधिकार में डाल दिया जाएगा, कानूनी अधिकार। मतलब ये दोनों में आखिर अंतर क्या हो गया, अंतर ये हो गया कि जिसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे मौलिक अधिकार होने की वजह से, अब आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। अब आपको अदालत का क्रम को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब आप निचली अदालत जाओगे, लोअर कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे, देन सुप्रीम कोर्ट जाओगे, ये चीज किया गया। मतलब ऐसा कतई नहीं है, ये मत समझना कि संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से खत्म हो गया। अब कहाँ चला गया, अब चला गया कानूनी अधिकार में। तो देखो यहाँ पे कैसे कंपेयर करके आप याद रखोगे कि पहले कहाँ था, तो पहले था भाग 3 में, अब कहाँ है, अब है भाग 12 में। पहले कहाँ था, अनुच्छेद 31 में, अब कहाँ है, अब है 300 का ए में। पहले कहाँ था, मौलिक अधिकार में, अब कहाँ है, तो अब है आपका कानूनी अधिकार में, ठीक है। दैट इज क्लियर। आगे देखो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ था आपका कि कहाँ से कहाँ चेंज हो गया, तो यहाँ पे वही चीज एक बार देख लो, फिर से देख लो। यहाँ पे पहले कहाँ था, पहले भाग 3 में था, देखो ये चीज हम यहाँ पे लिख दिए, देख लेना यहाँ पे पहले कहाँ था, भाग 3 में था, अब कहाँ पहुंच गया, भाग 12 में पहुंच गया। तो ये चीज याद रखिएगा कि इतने प्रकार का था, इतने प्रकार का बचा है। अभी कितने प्रकार का बचा बताओ, तो अभी बचा है आपका कितने प्रकार का, तो 6 प्रकार का। समानता का अधिकार, कहाँ से कहाँ तक इसका चर्चा है, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, कहाँ से कहाँ इसका चर्चा है, 19 से 22। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, कहाँ से कहाँ, तो बताओ 23 से 24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, ठीक ना। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में, और संवैधानिक उपचार का अधिकार तो 32 में। बोलोगे अरे भाई 31 कहाँ चला गया, तो अभी तो देखे ना कि 31 को वहां पर से क्या कर दिया गया, 31 को वहां पर से निरसित कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया, ठीक है। और देखो मौलिक अधिकार का ना ये एक वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, इसका 2 सब्जेक्टिव वीडियो आएगा और एक आपका ऑब्जेक्टिव वीडियो आएगा जो सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हुए आगे देखते हैं और भी। देखो आगे में अब हम लोग आते हैं प्रॉपर अनुच्छेद पे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना, चलो एक बार रिकॉल करते हैं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। प्रेरणा कहाँ से, यूएसए से लिया गया, पहले 7 प्रकार का था।
छठे प्रकार का जो था संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटाकर भाग 3 से भाग 12 अनुच्छेद 31 से 300 का ए में कर दिया गया, मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में कर दिया। अभी तक हम लोग इतना ही देखे और मौलिक अधिकार के मांग के बारे में देखे। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद पे। आज हम लोग आधा अनुच्छेद करेंगे, बाकी का कल कर लेंगे, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर अनुच्छेद में आते हैं, तो आ जाओ। पहले देखो कि कहाँ से कहाँ तक का अनुच्छेद का चर्चा है, तो 12 से 35। कहाँ से कहाँ तक का अनुच्छेद का चर्चा है, 12 से 35। लेकिन अभी आप एक चीज नोटिस किए होंगे, 12 से 35। लेकिन अभी आप क्या नोटिस किए कि हम लोग जो अभी अधिकार का बात किए वो 14 से स्टार्ट किए, है ना। तो बाकी 12 13 कहाँ गया बताओ, 12 और 13 कहाँ गया। तो 12 और 13 में जो है अलग प्रावधान है। 12 और 13 में आपको बताया गया है, आपको वहां पे क्लियर कर दिया गया कि राज्य कौन होगा, आपका मौलिक अधिकार कैसा होगा, ठीक है। और अधिकार का जो चर्चा है वो 14 से कंटिन्यू ग्रुपिंग के माध्यम से चला। 14 से 18 समानता का बात कर रहा है, 19 से 22 स्वतंत्रता का बात कर रहा है। तो ऐसे ऐसे ग्रुपिंग बना करके चल रहे हैं। 12 और 35 में कुछ खास प्रावधान आपको बताया गया, जैसे देखो, चलो आते हैं हम लोग आर्टिकल में चल रहे हैं, प्रॉपर ध्यान से आप देखते जाना, सुनते जाना, याद होते जाएगा। जैसे आ जाओ अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या बोलता है, अनुच्छेद 12 में बोलता है राज्य की परिभाषा, मतलब राज्य क्या है, आप किसको राज्य कहोगे। अभी हम लोग देखे थे ना कि जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति को मजबूत बनाता है, राज्य को कमजोर बनाता है ना। तो यहाँ पे पूछा कि भाई राज्य क्या है, आप किसको राज्य कहोगे। क्या आपका बिहार राज्य है, क्या आपका यूपी राज्य है ना, क्या रेलवे राज्य है, क्या बैंक राज्य है। तो देखो यहाँ पे राज्य क्या है, राज्य उस बॉडी को कहा जाता है जिसके बारे में देखिएगा राज्य उस बॉडी को कहा जाता है, राज्य की परिभाषा में देखिएगा, जो कानून बनाने का क्षमता जिसके पास होता है, जिसके पास अपना कुछ भूभाग होता है, जिसके पास अपना जनसंख्या होता है, जिसके पास अपना सॉवर्डिटी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राज्य। और यहाँ पे देखो, हमारे लिए कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। क्या संसद हमारे लिए कानून बनाती है, जी हाँ बनाती है। आप देखो कि क्या विधानमंडल हमारे लिए कानून बनाता है। विधानमंडल कहाँ होता है, राज्य में होता है ना। संसद में क्या क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। विधानमंडल में क्या होता है, विधान परिषद, विधानसभा और आपका गवर्नर। तो ये हो गया। तीसरा देखिएगा लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन, जो आपका मुखिया होता है, सरपंच वगैरह जो होते हैं वो हो गए, तो उनको भी तो कानून बनाने का अधिकार है ना। हम लोग प्रॉपर पढ़ते हैं कि इतने इतने विषय पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को है ना, लोकल गवर्नमेंट्स को है। आगे देखना अदर ऑथोरिटीज, साथ में और भी क्या हो जाएगा, अदर ऑथोरिटीज। अदर ऑथोरिटी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अन्य प्राधिकरण। मतलब मेनली राज्य में किसको किसको रखा गया है, तो 4 बॉडी को रखा गया। किसको किसको, संसद को, विधानमंडल को, स्थानीय स्वशासन को और अन्य प्राधिकरण को। ये हो गए राज्य, और ये क्या करेंगे, कानून बनाएंगे, और इसी के बारे में बार 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 आपका राज्य का चर्चा किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, अन्य प्राधिकरण में विश्वविद्यालय आ जाएगा, रेलवे आ जाएगा, यूपीएससी आ गया, बीपीएससी आ गया। ये सारा का सारा क्या है, राज्य है। ये सारा का सारा स्वतंत्र है। रेलवे जो है वो बीपीएससी के लिए कानून नहीं बनाएगा, बीपीएससी जो है ये रेलवे के लिए कानून नहीं बनाएगा, सब अपना अपना सेपरेट कानून बनाएगा, ठीक ना। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये चारों का नाम याद रखिएगा। ऑप्शन में पूछ सकता है, ऑप्शन दे देगा, बोलेगा एक गलत दे देगा और बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। कौन कौन आ जाएगा, तो केंद्र लेवल पे संसद, विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन और आपका अदर ऑथोरिटी। एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे एक्सेप्शन टू द केस आपसे पूछ सकता है कि क्या न्यायालय जो है ये राज्य की श्रेणी में आएगा, कोर्ट आएगा भी, नहीं भी आएगा। देखो कैसे, जब न्यायालय न्याय का काम करेगा ना, तब ये राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा, तब ये राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन जब वो प्रशासनिक काम करेगा तब वो राज्य की श्रेणी में आएगा। मतलब न्यायालय का मेनली काम क्या होता है, न्याय करना। लेकिन न्यायालय में ऐसा काम भी तो होता है ना कि आपको अपना कोर्ट का क्षेत्र बढ़ाना है, जजेस की संख्या बढ़ाना है, नियुक्ति करना है। तो ये सारा क्या हो रहा है, ये राज्य का काम हो रहा है। और इस तरीके का जब न्यायालय काम करता है वो क्या बन जाता है, वो राज्य बन जाता है। समझो, इस राज्य में किस श्रेणी में, आप बताओ क्या बिहार आएगा, ऑफकोर्स आएगा, क्योंकि बिहार में देखो क्या है, विधानमंडल है। तो बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आपके जो 28 राज्य हैं वो भी इस श्रेणी में आ जाएंगे, और जो बॉडी पूरी तरीके से स्वतंत्र है वो भी आपका राज्य की श्रेणी में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखो आर्टिकल 13 क्या बोलता है। आर्टिकल 13 चर्चा करता है अल्पीकरण के बारे में। आर्टिकल 13 किस चीज का चर्चा कर रहा है, तो अल्पीकरण के बारे में आर्टिकल 13 चर्चा कर रहा है। क्या बोलता है, देखो अल्पीकरण मतलब क्या यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो अल्पीकरण के माध्यम से ये कहता है कि राज्य जो है कोई भी ऐसा कानून नहीं, राज्य कोई भी ऐसा कानून
देखो, राज्य कोई भी ऐसा कानून बनाती है जिससे हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो या हमारे मौलिक अधिकार में कमी आए, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान ले सकती है। और इस लाइन को क्या कहा जाता है? इस लाइन को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, ये चीज कहा जाता है यहाँ पे कि अल्पीकरण। अल्पीकरण मतलब क्या होता है? कम करना। जैसे कि आप देखो कि पहले सती प्रथा चलता था, क्या सती प्रथा किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को कम कर रहा है? ऑफ कोर्स कम कर रहा है। किसी का हस्बैंड का डेथ हो गया तो वो सिंपैथी देने लायक वो टाइम है, वो सिचुएशन है, बट साथ में उसकी पत्नी को भी जला देना, तो ये तो उस औरत का मौलिक अधिकार का हनन हुआ, साथ में उसके बच्चों के भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ, है ना, क्योंकि उस बच्चे से माँ बाप का ही साया खत्म हो गया। तो अगर इस टाइप का रिचुअल कुछ भी चालू होता है, समाज में चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से उसको देख सकता है, उस पर आपका कुछ भी कानून बना सकता है कि वो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, निलंबन कर रहा है। ठीक ना, ये चीज हुआ। और इसी को क्या कहा जाता है? आपका न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन। और इसमें क्या कहा गया है देखिएगा कि संसद किसी भी विधि को बनाती है, उसे चेक करने का अधिकार किसके पास है? तो यह है आपका सुप्रीम कोर्ट के पास। यही हो गया आपका न्यायिक पुनर्विलोकन। और आर्टिकल 13 का 4 में भी कुछ खास प्रावधान है, क्या है देख लीजिएगा, 13 का 4। और इसको कब डाला गया? ये पहले नहीं था, 24वां संशोधन 1971 के माध्यम से संविधान में 13(4) को ऐड किया गया। और क्या बोला गया? ये बोला गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात, अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। फिर से सुनना एक बार, अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। ठीक ना, चलिए आगे आते हैं। अब देखो, आर्टिकल 12 खत्म हो गया, आर्टिकल 13 खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं पहले प्रकार के अधिकार में। और पहले प्रकार के अधिकार में कौन सा था? तो ये था आपका समानता का अधिकार। कौन सा था? समानता का अधिकार, है ना, राइट टू इक्वालिटी। और यहाँ पे कितना से कितना के बीच अनुच्छेद है? 14 से 18। तो हम लोग उठाते हैं 14 को और आते हैं, तो देख लो आपका कि आर्टिकल 14 क्या बोलता है। आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल देखो 14 क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल 14 बोलता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। आर्टिकल 14 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 14 बोल रहा है कानून के समक्ष सब समान हैं। लेकिन यहाँ पे फिर दो तरह का बात किया गया। क्या बोला गया? सुनना फिर से। विधि के समक्ष सभी समान होंगे, है ना, और एक कहा गया कि विधि के समान संरक्षण। 14 में दो चीज का चर्चा किया गया है। क्या? तो एक विधि के समक्ष समता और एक विधि के समान संरक्षण। आखिर अंतर क्या है? बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच? तो सबसे पहले तो डिफरेंस ये देखो कि दोनों का प्रावधान कहाँ से प्रेरित है हमारे संविधान में। तो ये तो हो जाएगा आपका कहाँ से? ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है आपका USA से। दोनों के बीच अंतर क्या है? देखो, मान लो ना कि कोई भी व्यक्ति, कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो कोई सजा किया, सजा मतलब कोई कुछ गलत काम किया, है ना, कुछ गलत काम किया, मान लो किसी का मर्डर कर दिया, वो बंदूक चलाया और गोली मार दिया और किसी का मर्डर कर दिया, तो प्रॉपर लिखा हुआ होगा ना कि मर्डर के लिए आप ये सजा किसी भी व्यक्ति को दे रहे हो। लेकिन वही समझो कि कोई एक अंधा व्यक्ति था, कोई एक अंधा व्यक्ति था, उसको पता नहीं चला, वो बंदूक लिया हुआ था, उसके हाथों से गलती से बंदूक चल गया और सामने वाली व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो क्या दोनों का जो सिचुएशन था सेम था? क्या दोनों का सिचुएशन सेम था? नहीं था। वैसे ही होता है ना, जैसे कि देखो मान लो कि कोई, तो वही चीज यहाँ पे करा है कि यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग सजा दिया जाता है और यहाँ पे जो कानून लिखा हुआ है उसके अनुसार आपको सजा दिया जाएगा। सजा में समानता कोई भी हो। लेकिन यहाँ पे जैसे एक चीज और देखो, मान लो कि कोई एक्स नाम का आदमी है, वो किसी का मर्डर किया और उसके लिए उसको क्या मिल रहा है? फांसी दिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई बाई नाम की महिला है, इसको भी, ये भी किसी का मर्डर किया और इसको भी फांसी दिया जाना तय हुआ। लेकिन उसी बीच पता चलता है कि वो महिला प्रेग्नेंट है। तो आप बताओ कि क्या सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा मानवाधिकार कहता है कि जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, उसके गर्भ में जो पल रहा है, आप उस महिला के साथ उस एम्ब्रियो की भी हत्या कर दो? नहीं कहता ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके सजा में कुछ अंतर आएगा, या तो उसके सजा को रोक दिया जाएगा या उसका सजा बदल दिया जा सकता है। यही क्या हो जाएगा? विधि के समान संरक्षण। तो यहाँ पे किस चीज का चर्चा था? अनुच्छेद 14 में। आगे एक चीज और देखिएगा, तो शुरुआत में तो आपको क्या बोला कि हमारे यहाँ क्या है? कानून के सामने सभी समान है ना। लेकिन यहाँ पे नोट करके ना आपका कुछ लोगों को क्या दिया गया है? कुछ खास प्रावधान दिया गया, ठीक ना। कुछ लोगों को यहाँ पर क्या किया गया? कुछ खास प्रावधान दिया गया, कुछ खास छूट दिया गया। तो देखिएगा कि इसका चर्चा कहाँ पर किया गया है। जैसे देखिएगा अनुच्छेद 105,
अनुच्छेद 105 में देखिएगा किसका चर्चा किया गया है, देखिएगा अनुच्छेद 105 जो है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका सांसदों के विशेषाधिकार से, सांसदों के विशेषाधिकार से। अनुच्छेद 194 जो है ये आपका विधायकों के विशेषाधिकार से, क्योंकि ये क्या है, ये है जनता के सेवक, तो इनको कुछ विशेषाधिकार, इनको कुछ छूट मिला हुआ रहता है एक आम आदमी के कंपेयर में। अनुच्छेद 361 यहाँ पे चर्चा किया गया है राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार से, और 361 में चर्चा किया गया है किसका, तो 368 में चर्चा किया गया है मीडिया का, इनके विशेषाधिकार से। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये हो गया आपका अनुच्छेद 14। चलो आते हैं 15 में, देखिएगा 15 क्या बोलता है, तो 15 ये कहता है ना कि राज्य जो है किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर क्या करेगा, तो भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। 14 में क्या बोला, कानून के समक्ष सभी समान है। 15 में टर्म लगा दिया धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा मूल वंश के आधार पर राज्य जो है किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। राज्य कहने का मतलब आपका वहां पे कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका रेलवे हो सकता है, आपका बीपीएससी, आपका यूपीएससी, आपका राज्य, आपका केंद्र सरकार, सब कुछ हो सकता है। लेकिन वही देखो 15 का 3 क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 का 3 ये बोलता है ना कि राज्य जो है महिला एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। जैसे आप देखते हो महिला स्पेशल ट्रेन चलाया जाता है, ट्रेन में महिला का एक प्रॉपर बॉगी होता है ना। कुछ शहर में कुछ ऐसे बस भी चलाए जाते हैं जो महिला के लिए स्पेशल होते हैं, वहां पे उनका भाड़ा या तो नहीं लगता है या तो आधा लगता है। बच्चों के लिए भी कुछ खास प्रावधान होता है, तो 15 का 3 जो है ये महिला और बच्चों को विशेष प्रावधान देता है, इस चीज को याद रखिएगा। 15 का 4 अगर देखें तो देखिएगा 15 का 4 क्या बोलता है, 15 का 4 ये बोलता है, यहाँ पे देखिएगा 15 का 4 ये बोलता है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा एससी एसटी के प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान। समझ रहे, यहाँ पे आरक्षण का बात अब यहाँ से शुरू होने लगा। देखो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा एससी एसटी के प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान का चर्चा किया गया। और ये चीज पहले नहीं था, इसको फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जारी किया गया। और क्यों जारी किया गया, क्योंकि भारत सरकार पे केस किया गया, ठीक है, मेनली मद्रास पे। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, क्या हुआ कि चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य एक केस आया, और किसके तहत आया, तो अनुच्छेद 46। जब आप अनुच्छेद 46 डीपीएसपी पढ़ते हो ना, तो वहां पे एससी एसटी के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी विशेष प्रावधान किया गया। अर्थ मतलब हुआ यहाँ पे पैसा, अर्थव्यवस्था, तो वहां पे जब बात किया गया था तो इसको लेकर के केस किया गया, बात रखा गया कि नहीं भाई आप तो यहाँ पे कहे हो कि संसाधन जब होगा तो एससी एसटी को कुछ खास प्रावधान दिया जाएगा शिक्षा में, अर्थ में, शिक्षा में और पैसों में। तो जब केस किया गया तो इसको आगे जाके डाला गया और बोला गया कि हाँ भाई शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए कुछ खास प्रावधान रहेगा। और यह मेनली बात कहाँ हो रहा है, शिक्षण संस्थान में प्रवेश से, ठीक है, शिक्षण संस्थान में प्रवेश से, इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद फिर आपका एक और आता है, ये देखिएगा 15 का 5, ठीक ना, 15 का 5 इंपॉर्टेंट है, बनता है क्वेश्चन। यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का आरक्षण के बारे में बात किया। जैसे आपका आईआईटी होता है, आईआईएम होता है, तो इन सब में आपका प्रवेश के लिए चर्चा कहाँ किया गया, 15 का 5 में। इसको भी बाद में क्या किया था, 93वां संविधान संशोधन 2005 में हुआ था, और लागू कब हुआ, 2006 में। और 15 का 6 जो है ये तो नवीनतम है 103वां संविधान संशोधन 2018 में। और यहाँ पे क्या है, तो ईडब्ल्यूएस को शिक्षण संस्थान में प्रवेश से क्या दे रहा है, आपको यहाँ पे सुविधा इनको प्रोवाइड करवा रहा है। देखिएगा 16 में बात करता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरी में क्या होगा, अवसर की समानता दिया जाएगा सभी व्यक्ति को, लेकिन यहाँ पे भी आरक्षण का प्रावधान है। जैसे देखिएगा 16 का 4 क्या कहता है, राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोग, अब ये पिछड़ा लोग कौन है, तो ये राज्य तय करेगा कि आप पिछड़ा किसको मान रहे हो, है ना, ये राज्य पे छोड़ दिया गया कि भाई आप ही तय करो कि आप पिछड़ा किसको मान रहे हो। 16 का 4 बोलता है कि राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। और 16 का 6 में 103वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा ऐड किया गया, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का बात किया गया। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में किसको रखा गया, तो जिसका भी सालाना जो आय है वो 8 लाख रुपए से कम है, उसको रखा गया आपका ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 17,
अनुच्छेद 17 बात करता है किससे, तो ये करता है अस्पृश्यता का अंत। आज के टाइम में लगता है कि अरे अब इतना नहीं होता होगा, तो आप जिस जगह पे रह रहे हो मे बी वो डेवलप हो सकता है, तो वहां पे आपको छुआछूत का पता नहीं चलेगा उतना। लेकिन आप देखो अभी रिसेंट में आपको याद है बिहार का नवादा जिला में, वहां पे दलितों की बस्ती में आग लगा दिया गया, वहां पे जला दिया गया उनके सारे संपत्ति को, उनके घर को, कुछ लोग घायल भी हो गए, कुछ की मृत्यु भी हुई। तो आज भी हमारे समाज में ना ये अस्पृश्यता, छुआछूत जो है ये बहुत ज्यादा चलता है, और इसको बैन करने के लिए कई कानून बनाए गए समय समय पर, और इसको प्रॉपर अनुच्छेद में भी जगह दे दिया गया, अनुच्छेद 17 में, ठीक ना। उसके बाद आइएगा आज का लास्ट आर्टिकल, अनुच्छेद 18। यहाँ पे किया गया उपाधियों का अंत। मतलब ये हुआ कि आप कोई भी उपाधि को अपने नाम के साथ यूज नहीं करोगे। अगर आप अपने, मान लो आप अपना नाम रख लिए राजा बाबू, ठीक है, आप अमीर हैं, आप अपना नाम ही रख लिए राजा बाबू, तो सामने कोई गरीब है तो उसको हो सकता है फील होगा कि भाई वो राजा है ना। तो इस टाइप का आप नाम यूज नहीं करोगे, जिससे क्या होगा, समाज में असमानता का भाव पैदा होगा, ठीक ना। तो आप बोलोगे कि भाई कोई भारत रत्न ले रहा है, कोई पद्म पुरस्कार ले रहा है, तो देखो एक चीज याद रखिएगा कि भारत रत्न जो हो गया, पद्म पुरस्कार हो गया, ये कोई उपाधि नहीं है, ये आदमी अपने नाम के साथ यूज नहीं करता है, ठीक ना। ये एक पुरस्कार है। उपाधि का मतलब समझ जाओ, जैसे देखो अंग्रेज लोग था ना, तो उन लोग भारतीयों को खुश करने के लिए कैसर हिंद का उपाधि देता था ना। जैसे आप देखो राय बहादुर का उपाधि देता था। एक नाम आपको याद आ रहा है, दया राम शाहनी। दया राम शाहनी, बताओ ये किससे संबंधित है? चलो ये क्वेश्चन आप ही के लिए छोड़ के जा रहे हैं। ये हिस्ट्री से संबंधित है और किसी जगह के खोज के लिए संबंधित है। तो दया राम शाहनी का पता है नाम क्या था? इनके आगे एक नाम लगा रहता था, राय बहादुर। राय बहादुर क्या था? नाम नहीं था। राय बहादुर क्या था? ये एक उपाधि था। तो ये कहा गया कि भाई आप ना किसी भी उपाधि को अपने नाम के साथ यूज नहीं करोगे। आप विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि बिना राष्ट्रपति के अनुमति के बिना आप कोई भी उपाधि को अपने नाम के साथ प्रयोग नहीं करोगे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे अपना हम लोग यहाँ तक देखें। भाग 3 में हम लोग एक प्रकार का अधिकार खत्म कर लिए। बाकी दूसरा वाला जो सेशन आएगा उसमें सारा मौलिक अधिकार का हम लोग चर्चा कर लेंगे, और तीसरे वाले में हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ चलेंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।